मंजू, अरे ओ मंजू। अरे अभी मंजू कहाँ आई है? आपको तो हर जगह बस मंजू ही दिखती है। अरे यार। अरे यार क्या कर रहे हो? बताओ क्या बात है। तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें कुछ पता भी है? मंजू ये सब जानती है। हाँ, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ और वो मंजू आपकी पत्नी है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लग रहा है? जरा बताओ मेरी सुबह वाली दवाई मुझे कैसे खानी है? वो मतलब बस निकल गई हवा। तुम्हें पता है मंजू सबका ख्याल रखती है, उसे सबके बारे में सब कुछ पता है। पिछले 30 साल से वो हमारे घर में काम कर रही है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। मुझे तो कभी कभी लगता है आपको उससे मोहब्बत हो गई है। अरे पागल हो क्या? बिल्कुल, वो मुझसे 2 साल बड़ी है। विमल और सरिता की ये बहस चल रही थी कि तभी बाहर से उनके बड़े बेटे राजन के चीखने की आवाज आई। प्रीति, मेरे जूते कहाँ है, मोजे कहाँ है, रुमाल कहाँ है, कुछ मिल क्यों नहीं रहा है? आपके जूते, आपके मोजे, आपका रुमाल, आपको ही पता नहीं है तो मुझ पर क्यों चीख रहे हो? एक तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ऊपर से तुम चिड़चिड़ापन दिखा रही हो। आज मंजू दादी आने में लेट हो गई तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में महाभारत शुरू हो गई। शट अप बबलू। इतने में घर का छोटा बेटा सुनील भी बोल पड़ा। पता नहीं मंजू आंटी कहाँ रह गई। आज मुझे मेरी ग्रीन टी भी नहीं मिली अभी तक। मूड खराब हो रहा है मेरा तो। घर का माहौल बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका था, जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा में सारे वाद्य यंत्र अलग अलग सुर में बज रहे हों। विमल, सरिता, राजन, प्रीति, सुनील और बबलू सब परेशान थे, चिढ़े हुए थे, जैसे घर से आत्मा निकल गई हो। और तभी दरवाजे की चर्र की आवाज आती। अरे राम जी की जय हो। लो भैया, आ गई मंजू। बड़ी देर हो गई आज, पर क्या करूं, वो मेरी चचिया सासू माँ की तबीयत खराब थी, वहीं फंसी रह गई। सबकी नजर दरवाजे की ओर घूमती है, चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आती है। मंजू तो आ गई, देख सरिता अब चैन मिलेगा। हाँ हाँ, अब तो भगवान भी आ जाए, मंजू से तो कम ही लगेंगे आपको। पहले बाले को पानी और दवाई दो, फिर गप मारना, 1 मिनट रुको। मंजू ने पानी का ग्लास और दवाइयों की डिब्बी लाकर विमल को दी। लो मालिक, ये रही आपकी सुबह की गोली। पहले दांत में दबाओ, फिर पानी पीना और चबाना नहीं है, सीधे निगलना है। देखो सरिता, इसे कहता है ख्याल रखना, कुछ सीखो। हाँ हाँ, मंजू ही सब कुछ कर रही है, मैं तो इतने सालों से धुइयां छिल रही हूँ। मंजू आंटी, मेरे जूते, मोजे, मोबाइल, रुमाल सब गायब है। अरे बाबू भैया, ये रहे आपके जूते, ये रहे मोजे, ये रहा मोबाइल, ये रहा आपका रुमाल। माफ करना भैया, आज थोड़ा देरी हो गई। कोई बात नहीं, बस आप आ गई, वरना प्रीति तो कह रही थी मैं पागल हूँ। मैंने कब कहा? आप बस मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। दादी आप आ गई तो महाभारत बंद हो गई, वरना तो सब ठहाका लगाकर हंसते हैं। लेकिन मेरी ग्रीन टी कहाँ है मंजू आंटी? अरे बबुआ, बस 2 मिनट में ऐसी ग्रीन टी बना के लाऊंगी कि मूड छकाछक हो जाएगा। मंजू रसोई में जाकर 2 मिनट में गर्मा गर्म ग्रीन टी लेकर आई। वाह, अब आया असली मजा। मंजू अब घर के बाकी कामों में जुट गई थी। विमल, सरिता, राजन, प्रीति, सुनील सभी एक सुर में उसकी तारीफ करने लगे। मंजू आंटी के आने से तो ऐसा लगता है सब सुधर जाता है। ये औरत नहीं, देवी है देवी। हाँ हाँ, और मैं तो यमराज हूँ। सब फिर हंस पड़ते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर दोपहर बाद अचानक, अरे मंजू आंटी, आपने हमारे कपड़े मशीन में ही छोड़ दिए। अरे अब तो उसमें बदबू आ जाएगी। आपसे इतना भी नहीं हुआ कि बता देती, मैं निकाल कर सुखा देती। अरे बिटिया रानी, माफ कर दो, मेरी याददाश्त बहुत खराब हो गई, भूल हो गई बस। भूल? रोज तो आप कहती हैं सब याद रहता है, आज कैसे भूल गई? प्रीति, देखो मंजू की उम्र बहुत हो चुकी है, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा मत क्या करो। वो दिल से सबके लिए करती है ना। ठीक है मम्मी जी, पर आंटी आप मेरे कपड़े निकाल कर सुखा देना, वरना सब सड़ जाएंगे। ये बोलकर प्रीति तुनकती हुई कमरे में चली गई। दिन बीते, अब सुनील की शादी का समय आ गया। तारा नाम की एक सुंदर और समझदार लड़की से रिश्ता तय हुआ था। घर में चारों ओर चहल पहल थी, लेकिन मंजू, वो बिना कोई अतिरिक्त पैसे मांगे हर काम में जुटी थी। चल मेरे लाल, उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया है, तू तो बड़ा हो गया रे बाबू। दादी आप सबसे प्यारी हो। मंजू, तूने तो इस घर को सच में अपने खून पसीने से सींचा है। अरे दीदी, ये घर अब मेरा है, जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक ये घर चमकता रहेगा। और यूं मंजू एक नौकरानी होते हुए भी इस घर की सदस्य जैसी बन चुकी थी। शादी का उत्सव अपने चरम पर था। घर रोशनी से झगमग और रिश्तेदारों से भरा हुआ, और हर कोने में हंसी ठिठोली चल रही थी। इसी चहल पहल के बीच तारा, सुनील की नवविवाहिता पत्नी, नई बहू बनकर इस घर में प्रवेश कर रही थी। आजा बेटा तारा, लक्ष्मी बन के हमारे घर आई है तू। और देखो, अपनी जिठानी प्रीति के सारे बिगड़े काम तुम्हें सुधारने होंगे।
सब हंसते हैं और प्रीति नाक चढ़ाती है। लो बिटिया, अब तू भी इस घर की हो गई। अरे हम तो कहे अब घर के सब काम बांट ले, बूढ़ी मंजू की हड्डी अब जवाब दे रही है। अभी आरती समाप्ति हुई थी कि मंजू का फोन बज उठा। हेलो, का? अब अरे हम कह रहे हैं अभी तो हम शादी में हैं, हाथ पैर टूट रहे, बाद में देख लेंगे, रखो फोन। अरे मंजू, किसका फोन था? इतनी तमतमाई क्यों? अब क्या बताएं मालिक, वो हमारे खूसट पति का फोन था, कहता था घर लौटा। अरे कहाँ जाऊं मालिक, यहाँ भी तो हमारा घर है, फिर शादी वाला घर है, भला अपने शादी वाला घर कोई छोड़ता है क्या? मंजू, तू ना होती तो ये घर कब का बिखर जाता। सब इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद तारा का गृह प्रवेश होता है और फिर उसकी पहली रसोई होती है। मंजू उसमें भी तारा की पूरी मदद करती है। सब कुछ अच्छे से हो जाता है और सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह, मंजू आंटी जरा ध्यान देना, मैं चीनी कम ही खाती हूँ और बाकी लोगों को भी कम चीनी देना, क्योंकि चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अरे बिटिया, हम कौन चीनी के दाने गिन के डाले हैं, पर ध्यान रख अब। लेकिन ध्यान रखना मंजू की बस की बात नहीं थी। गलती से उसने चाय में चीनी कुछ ज्यादा ही डाल दी। इतनी मीठी चाय, मैंने साफ कहा था कम चीनी होनी चाहिए। अरे रानी बिटिया माफ करो, दिमाग में थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, वो गलती हो गई। ये क्या बात हुई? अरे तारा, मंजू बूढ़ी हो गई है, थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है, दिल पे मत लो। नाश्ता निपटा, मंजू ने झाड़ू पोछा उठाया और घर चमकाने में लग गई। पर तभी बबलू दौड़ती हुए आया। दादी देखो मैं कितनी तेज दौड़ लगा सकता हूँ। और बबलू गीले फर्श पर फिसल जाता है और गिरते गिरते बचता है। मंजू आंटी, आपने पोछा लगाया और बबलू को बताया तक नहीं? अगर वो गिर जाता तो? अरे बिटिया, हम बताने जा रहे थे। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप? प्रीति बस कर अब। तू जानती है मंजू जानबूझकर थोड़ी ना करती है, हो गई गलती, माफ कर दे। प्रीति गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। फिर लंच का वक्त आया, सब खाने बैठे तो तारा ने चटनी पूछी और प्रीति ने सलाद। मंजू आंटी, चटनी कहाँ है? और सलाद? क्या बिना इसके खाना खाए? अरे सब भूल गए हम, अभी तुरंत बना के लाते, जरा रुको। हाँ, मंजू दौड़ती है और 5 मिनट में दोनों चीजें तैयार करके ला देती है। लेकिन तारा को चिढ़ मच रही थी, इसलिए लंच के बाद तारा और प्रीति बात करते हैं। दीदी, ये कैसी नौकरानी है, कुछ काम समय पर नहीं करती, हर चीज भूल जाती है। सच कह रही हो, बाबू भी गिरते गिरते बचा आज। कहेंगे कोई नई नौकरानी रख ले। दोनों पहुंचती है सरिता के पास और अपनी बात रखती हैं। मम्मी जी, हम सोच रहे थे मंजू आंटी अब थोड़ी भुलक्कड़ हो गई हैं, क्या कोई नई नौकरानी नहीं रख सकते? हाँ मम्मी जी, हमें चिंता रहती है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, मंजू सिर्फ नौकरानी नहीं है, वो हमारे परिवार की सदस्य है। इस घर की नींव में उसका पसीना है, नई नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है। पर मम्मी जी, पर कुछ नहीं तारा, तुम्हें अभी यहाँ आए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुम मंजू को यहाँ से निकालने की बात कर रही हो, ऐसा सोचना भी मत। सरिता की डांट सुनने के बाद तारा और प्रीति चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट गई। फिर अगले दिन सुबह, मंजू आंटी, मेरी वो गुलाबी सिल्क वाली साड़ी है ना, उसे जरा प्रेस कर दीजिए, आज पहननी है। अरे बिटिया, वो जो दहेज वाली? माँ बढ़िया है, अभी कर देते हैं। मंजू प्रेस लेकर जाती है, कपड़े टेबल पर रखती है और प्रेस गरम करने लगती है। तभी, अरे मंजू आंटी जल्दी आइए, मम्मी जी आपको बुला रही हैं, कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अभी प्रेस बंद कर दूं का? अरे छोड़िए ना, 2 मिनट की बात है। मंजू प्रेस को किनारे रखकर चली जाती है, लेकिन ये तो एक साजिश थी। मंजू के जाते ही तारा फुर्ती से आई और गरम प्रेस को चुपचाप साड़ी के ऊपर रख दिया। धीरे धीरे साड़ी में जलन की बू फैलने लगी और जब मंजू लौटी, हे भगवान, अरे ये क्या हो गया बेटिया, साड़ी जल गई। हाय राम, ये मेरी सबसे प्यारी साड़ी थी, दहेज में मिली थी मुझे, मेरी तो जान ही निकल गई। तारा का रोना सुनकर सभी घरवाले इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ तारा, इतनी चिल्ला क्यों रही हो? आप भी देखिए ना भैया, मंजू आंटी ने मेरी साड़ी जला दी। मैंने मम्मी जी से पहले ही कहा था इन्हें हटा दीजिए, मगर कोई नहीं मानता मेरी बात। हाँ मम्मी जी, बहुत हो गया, रोज कोई ना कोई गड़बड़, अब समय आ गया है कि हम कोई नई नौकरानी रखे। मंजू, तूने सच में साड़ी जला दी? हमसे गलती हो गई दीदी, अब क्या करें, जानबूझकर थोड़ी ना जलाए। मंजू, तू थोड़ी थकी हुई लग रही है, कुछ दिन आराम कर ले।
तो कहा आप सब लोग हमसे छुटकारा चाहे तो। नहीं मंजू, पर तू थोड़ी थकी हुई है ना, कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेना। मंजू समझ गई अब उसे कुछ समय के लिए जाना होगा। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और हाथ जोड़ते हुए बोली, ठीक है मालिक, हम चल देते हैं, पर याद रखिएगा हमने यहाँ बहुत समय बिताया है। ये कहकर मंजू चली जाती है। घर में एक सूनापन छा जाता है। अब घर में नई नौकरानी आई, बॉबी। उम्र में जवान, चाल में तेज और बोलने में तो और भी तेज। ये है हमारी नई नौकरानी बॉबी। अब देखना कैसे सब चमकता है। हेलो, बॉबी नाम है मेरा, घर चमकाना काम है मेरा। बॉबी ने काम तो तेजी से किया, लेकिन उसका रवैया बिल्कुल बिंदास। वो हर बात में पैसे की बात करती और पुराने जमाने की भावनाओं से तो उसका कोई वास्ता ही ना था। अरे ये क्या, ना चटनी है, ना सलाद, ना चार। बॉबी ये सब कहाँ है? मम्मी चाय जी, मेरे को ना खाना बनाने को कहा गया था, चटनी वटनी की कोई बात ही नहीं हुई। बकवास मत करो, चटनी तो खाने का हिस्सा है, जाओ बनाओ। ओ हेलो, मिक्सर दिखाओ पहले, वरना कैसे बनाएगी? हमारी पुरानी नौकरानी तो सिलबट्टे पर बना देती थी। तो बनवा लो उसे। सिलबट्टा फिलबट्टा यूज नहीं करते हम, मिक्सर चाहिए, वरना रहने दो। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर उसे मिक्सर दिया गया। फिर अगली सुबह, बॉबी जरा बबलू को तैयार कर दो स्कूल के लिए। व्हाट? मैं बच्चे को तैयार करेगी? और नो, मेरी ड्यूटी नहीं आया। ये घर का काम है बॉबी। घर का हो या बाहर का, एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, ऐसे काम नहीं करेगी मैं। प्रीति हैरान, उसे मन ही मन मंजू की याद सताने लगती है। ठीक है रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। अरे बॉबी जरा बाहर जाकर मेरे लिए चिप्स का पैकेट तो ले आओ। मैं नौकरानी है, डिलीवरी गर्ल नहीं। अगर ये भी कराना तो पगार बढ़ाओ। चलो। क्या? ऐसी बातें तो मंजू आंटी कभी नहीं करती थी। मैं मंजू नहीं है, बॉबी है बॉबी। तारा भी चुप रह गई। धीरे धीरे बॉबी को 2 हफ्ते हो चुके थे, मगर घर में किसी से उसका जुड़ाव नहीं था। एक दिन, बॉबी जरा विमल जी को दवा दे देना। दवा? मैं क्यों दवा? मैं क्या जानू कौन सी दवा लेते हैं, आप उनकी पत्नी हो, आप दीजिए। बस अब सहन नहीं होता, मंजू की याद हर बार आती है। जब तुम जैसे बोलती हो ना, वो कभी मैं नहीं करेगी नहीं कहती थी। सच कहो विमल, मंजू की कमी हर कोने में महसूस हो रही है। वो सिर्फ काम वाली नहीं थी, वो तो इस घर की आत्मा थी। तो बुलाओ ना उन्हें, कब मना किया है? वो मर मर के काम करेगी, आप लोग एंजॉय करना। एक दोपहर थके हारे राजन और सुनील बाहर से घर लौटे। हाय राम, क्या मीटिंग थी, दिमाग ही चूर चूर हो गया। हाँ भाई, अगर अभी एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए तो जान में जान आए। तभी दोनों की नजर बॉबी पर पड़ी, जो कूलर के सामने पांव फैलाकर बैठी थी। बॉबी, पानी मांगना पड़ेगा क्या? पानी मांग लो ना अच्छे से, मैं कोई भगवान नहीं जो दिल की बात सुनेगी। क्या 2 आदमी बाहर से तपती धूप में लौटे हैं और तुमसे पानी मांगना पड़े? तो मैं कोई जादू करनी नहीं है जो बिना कहे पानी लिया। और सुनिए, दिल की बात सुनने के लिए आपकी बीवी बैठी है ना, उनसे कहिए, मैं बस काम वाली है, घर वाली नहीं है। राजन और सुनील का चेहरा तमतमा गया। तभी तारा और प्रीति वहां आ गई। राजन छोड़ो ना, ये बहुत बदतमीज है, इससे कुछ भी कहना बेकार है। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर आया प्रीति का जन्मदिन। एक दिन पहले ही बॉबी को बता दिया गया, बॉबी कल प्रीति का जन्मदिन है, जरा अच्छे से सब तैयारी करना। तो मैं क्या करेगी? मेरे लिए तो हर दिन एक जैसा है, मैं जैसे हर दिन आती वैसी आएगी। सरिता और प्रीति हैरान रह जाती हैं पर कुछ नहीं कहती। अगले दिन सब तैयारियों में लगे थे, लेकिन बॉबी गायब थी। अरे बॉबी कहाँ हो, आज तो तुम्हें जल्दी आना था। मेरे पति को हल्का बुखार हो गया है, आज नहीं आएगी मैं। मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि मेरा बर्थडे है। तो इसी मेरे को क्या, आप लोगों ने मेरे को खरीदा नहीं है, नौकरानी है, गुलाम नहीं है। पति बीमार है, मैं उसके साथ रहेगी ना। बॉबी के इस बर्ताव से प्रीति का दिल टूट गया। वो रोने लगी। मम्मी जी, अगर आज मंजू आंटी होती तो वो अपना सब छोड़कर मेरे लिए आ जाती। हाँ, मंजू होती तो ये दिन कुछ और ही होता। मुझे भी मंजू की बहुत याद आ रही है। दीदी, आपको नहीं लगता हमें मंजू आंटी को वापस बुला लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बुला लो ना उन्हें, अभी के अभी। विमल ने मंजू को फोन करके बुलाया। 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी और जैसे ही दरवाजा खुला, वहां खड़ी थी मंजू, अपने पुराने अंदाज में, माथे पर पल्लू, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में
अपनापन। मंजू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी कदर नहीं की। सच में मंजू आंटी, हम तो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे थे। आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए मंजू आंटी। अरे खुश रह बिटिया, भगवान करे तेरी झोली खुशियों से भर जाए मेरी बच्ची। मंजू ने सबके चेहरों पर वो मुस्कान लौटा दी जो कभी बॉबी के साथ गुम हो गई थी। फिर उसने झटपट रसोई संभाली, केक का टेबल सजाया और सबकी थालियों में खुद खाना परोसा। फिर अचानक तारा ने कहा, मंजू आंटी एक बात कहनी है जो अब तक दिल में दबा कर रखी थी। क्या हुआ बेटा? साड़ी आपने नहीं जलाई थी, मैंने और प्रीति दीदी ने मिलकर जानबूझकर सब किया था ताकि आप जाए और बॉबी को रखा जा सके। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सुनील गुस्से में उबल पड़ा और चिल्लाया, क्या तारा, तुमने ऐसा किया? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिर सकती हो। तारा रोने लगती है। अरे छोड़िए भैया, गलती हो गई, पर कभी कभी समय के साथ सबक मिलते हैं, और जब बहू को मेरी कदर समझ में आ गई तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मंजू सुनील को शांत करती है और तारा को गले लगा लेती है। सबकी आंखें भर आती हैं। बॉबी को अब घर से निकाल दिया गया। उसका घमंड और बेरुखी किसी को भी राज नहीं आई, लेकिन मंजू की वापसी ने घर में फिर से वही मिठास भर दी थी जो सालों से थी। अब तो ऑफिस से लौटने पर खुद ब खुद पानी मिलेगा, और बबलू को स्कूल भी कोई बिना नाटक के तैयार कर देगा। दादी आप वापस आ गई? हाँ लल्ला, और अब कहीं नहीं जाने वाली, जब तक सांस तब तक सेवा। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं।